इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थव्यवस्था को यदि विशाल दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, जिसको कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, इसे निर्मित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के 3 भाग हैं, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो प्रकृति पर निर्भर करता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं जैसे डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, फॉरेस्ट्री, खेती, चाय बागान, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया के लिए जगह की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मजदूर की संख्या भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र से आय कम प्राप्त होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति खेती करना चाहे तो उसके लिए उसे भूमि की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, साथ ही उसमें काम करने वाले श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जो आय प्राप्त हो रही है खेती से वो उतनी अधिक नहीं होती है। भारत में 53% लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र से जीडीपी को केवल 17% ही मिलता है। यह एक असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र से मतलब है प्राथमिक क्षेत्र में ना तो टाइमिंग फिक्स होता है और ना ही आय या इनकम फिक्स होती है। प्राइमरी क्षेत्र के उदाहरण हैं जैसे खनन का कार्य प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो खनन में चाहे वो धातु का खनन है, कोयले का खनन है, पेट्रोलियम खनन है, ये सब खनन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से वानिकी इसका उदाहरण है। वानिकी या फॉरेस्ट्री इसको कहते हैं। फॉरेस्ट्री से मतलब है वनों का सृजन, प्रबंधन, उपयोग, संरक्षण की विधा को वानिकी या फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो फॉरेस्ट्री जो है ये प्रकृति पर निर्भर है। इसी तरह से खेती है, चाहे वो गन्ने की खेती है, गेहूं की खेती है, धान की खेती है, दालों की खेती है, ये सब प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की खेती है। साथ ही खेती के अलावा और ये मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन ये प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती, मधुमक्खी पालन के अलावा पोल्ट्री फार्म है या मुर्गी पालन है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि मुर्गियां हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं और जो भी प्रकृति पर निर्भर है, जो भी कार्य, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पोल्ट्री फार्म या मुर्गी पालन के अलावा अगर कोई व्यक्ति मछली पालन का कार्य कर रहा है तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से खनन, फॉरेस्ट्री, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री फार्म खोलना या मत्स्य पालन करना, खेती करना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सारे कार्य जो हैं प्रकृति पर निर्भर हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। इस क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। निर्माण, विनिर्माण, कारखाने, फैक्ट्री, रिफाइनरी, बिजली बनना, प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त सभी वस्तुओं की प्रोसेसिंग करके सुधार करना इसी से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो द्वितीय क्षेत्र पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे चीनी का बनना गन्ने की सहायता से होता है और गन्ना हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। द्वितीय क्षेत्र पूरी तरह से प्राइमरी क्षेत्र पर निर्भर रहता है। रबर प्लांट से प्राप्त होता है और रबर प्लांट का जो खेती है ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है।
लेकिन इससे टायर का बनना सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र से देश की कुल आय का 29% भाग मिलता है। यहाँ पे देखिए रबर का ये प्लांट दिखा रखा है जिससे लिक्विड फॉर्म में ये रबर निकल रहा है। ये लिक्विड फॉर्म में है जो रबर प्लांट से प्राप्त हो रहा है। इसकी जब प्रोसेसिंग की जाती है, इसको ठोस बनाया जाता है, उसके बाद इससे कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे टायर उद्योग जो है ये बहुत बड़ा उद्योग है। आज के समय में परिवहन व्यवस्था पूरी टायर पर या एक तरह से हम कह सकते हैं रबर पर टिकी हुई है। रबर हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिल रहा है, लेकिन जो टायर बन रहा है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से द्वितीयक क्षेत्र प्राइमरी क्षेत्र पर निर्भर है। इसी तरह से बिस्कुट फैक्ट्री, जहाँ पे बिस्कुट बन रहा है, बिस्कुट के लिए मैदे की ज़रूरत होती है या आटे की ज़रूरत होती है। मैदा और आटा गेहूं से मिल रहा है और ये हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। और इस तरह से बिस्कुट फैक्ट्री जो है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इसी तरह से सूत या कपास जो है ये हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिल रहा है, लेकिन इससे वस्त्र बन रहे हैं, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वस्त्र उद्योग जो है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण हो रहा है वो सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे देखिए कपास दिखाया हुआ है, रुई, इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इससे सूत निकलता है और ये सूत जो है ये सूती वस्त्र बनाने में सहायक होता है। तो ये कपास का बोना जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि इससे जो वस्त्र बन रहे हैं ये वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आ रहा है। और ये बहुत बड़ा उद्योग है जहाँ पे बहुत से लोग काम पे लगे हुए रहते हैं और ये द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से वस्त्र उद्योग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, या हम कह सकते हैं कि वस्त्र उद्योग प्राइमरी सेक्टर पर ये निर्भर है पूरी तरह से। इसी तरह से कोई भी बिल्डिंग जहाँ पे या तो उत्पादन कार्य हो रहा है, फैक्ट्री है या कारखाने हैं, कोई भी बिल्डिंग या स्कूल या अस्पताल जहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं, ये भी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहाँ पे या तो वस्तुएं बेची जा रही हैं या सेवाएं दी जा रही हैं। इसी तरह से देखिए बिजली का बनना किस पर निर्भर है? कोयले पर और पानी पर निर्भर है। कोयला हमें खनन द्वारा प्राप्त हो रहा है जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ रहा है। पानी ये प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से कोयले और पानी के द्वारा बिजली का निर्माण होता है और बिजली का बनना जो है ये द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से कोयला और पानी से विद्युत तैयार हो रही है। तो विद्युत का बनना हमें किस पर निर्भर कर रहा है? ये जो प्राथमिक सेक्टर है इस पर निर्भर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं द्वितीयक सेक्टर पूरी तरह से प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर होता है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र प्राइमरी और द्वितीयक सेक्टर पर निर्भर करता है। तृतीयक क्षेत्र में पैसे का लेन देन होता है। यह क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर तथा द्वितीयक सेक्टर की वस्तुओं को पब्लिक में पहुंचाता है। जैसे गेहूं या मैदे से बिस्कुट बनते हैं और बिस्कुट को परिवहन के द्वारा फैक्ट्रियों से पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। तृतीयक क्षेत्र संगठित क्षेत्र है जहां पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यहाँ पे टाइमिंग फिक्स है, आय फिक्स होती है। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करता है। कैसे करता है? अगर प्राइमरी क्षेत्र में कोई भी चीज़ उत्पन्न हो रही है या द्वितीय क्षेत्र में कोई चीज़ बन रही है, उसको परिवहन के द्वारा पब्लिक तक पहुंचाता है। तृतीय क्षेत्र में पैसे के बदले या तो वस्तुएं मिलेंगी या सेवा मिलेंगी। जैसे हम दुकान से कोई भी वस्तु पैसे से खरीद सकते हैं, या अगर हमें किसी चिकित्सक को दिखाना है तो हम पैसा देकर उसकी सेवाएं ले सकते हैं। इस क्षेत्र से कुल जीडीपी का 53% भाग प्राप्त होता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र से और द्वितीय क्षेत्र से काफ़ी कम भाग प्राप्त होता है।
तो इस तरह से तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसके उदाहरण हैं जैसे संचार जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संचार का मतलब है हम किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं या बता रहे हैं दूसरे को। प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र से जो वस्तुएं हैं उसका प्रचार हम संचार के माध्यम से करते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर दुकान खोल रहा है या व्यापार कर रहा है तो हम वस्तुओं को पैसे के बदले लेन देन कर सकते हैं, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसी तरह से बीमा जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर को या द्वितीय क्षेत्र को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर सेवाएं दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये एक तरह से सेवाएं दे रहा है, इसको उस सेवा के बदले इनकम प्राप्त हो रही है। इसी तरह से डॉक्टर है, ये अपनी सेवाएं दे रहा है, उसके बदले उसको इनकम प्राप्त हो रही है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पैसे के बदले यहाँ पे सेवाएं मिलती हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं जो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर की निर्भरता को दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है खनन, सोने का खनन हो रहा है। इस खनन से जो सोना प्राप्त हो रहा है इससे आभूषणों का निर्माण हो रहा है। अगर आभूषण बनेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जब आभूषण बन जाते हैं ये दुकान में बिक्री के लिए तैयार होते हैं। तो ये पहला तो हो गया खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, आभूषण बनना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, और दुकान में आभूषण बेचना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से देखिए अगर गन्ने की खेती हो रही है तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गन्ने से अगर गुड़ बन रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और गुड़ अगर दुकान में बेचने के लिए तैयार है तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है, और द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये खनन का कार्य, पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ से निकाला जा रहा है, या एक तरह से हम कह सकते हैं खनन का कार्य किया जा रहा है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो पेट्रोलियम निकलता है उसका हम इस्तेमाल सीधे नहीं कर सकते हैं, रिफाइनरी में जाता है ये। रिफाइनरी में इसका शोधन होता है जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकलता है, और ये बिक्री के लिए तैयार होता है। पेट्रोल या डीजल पेट्रोल पंप पे मिलते हैं, और इस तरह से हम पैसा देकर पेट्रोल या डीजल खरीद सकते हैं। इसी तरह से देखिए अगर कोई व्यक्ति डेयरी फार्म खोलता है, यहाँ पर पशुओं को पालता है या डेयरी फार्म खोल रहा है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है डेयरी फार्म, क्योंकि प्रकृति पर निर्भर है। इनसे जो हमें दूध प्राप्त हो रहा है उस दूध से बहुत सी हम वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे पनीर बन सकता है, मक्खन बन सकता है, घी बन सकता है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जब ये दुकान में बिकने के लिए तैयार हो गई तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। इसी तरह से देखिए मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर है। इससे हमें शहद प्राप्त होता है, और शहद को बोतलों में पैकिंग होती है, इसकी बोतलों में बंद किया जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, और ये शहद जब पैक हो जाता है तो बेचने के लिए तैयार हो जाता है ये, और इस तरह से तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसी तरह से देखिए एक और उदाहरण, गेहूँ खेत में तैयार होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर है। गेहूँ से आटा बन रहा है या मैदा बन रहा है, इससे बिस्कुट तैयार हो रहे हैं, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद एक नई वस्तु बन गई है, और इसको परिवहन के द्वारा दुकानों में या पब्लिक तक पहुँचाया जाता है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से तृतीय क्षेत्र दोनों की सहायता कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, क्या कोई व्यक्ति एक साथ प्राइमरी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ।
ये तीनों क्षेत्र में एक साथ कार्य कर सकता है। अब कैसे, देखिए इसको उदाहरण के द्वारा। अगर वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है, अगर मान लो किसान है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत भी कार्य कर सकता है। जैसे वो गन्ना बो रहा है, मान लीजिए गन्ने से, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है गन्ने का बोना, क्योंकि ये प्रकृति पे निर्भर है। अब गन्ने से गुड़ बन रहा है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, और द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि ये गन्ने के रस से गुड़ बन रहा है। और गुड़ जब बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है, तो अगर यही व्यक्ति इसको बेच रहा है, यही व्यक्ति पहले बो रहा है, फिर गुड़ बना रहा है और इसको दुकान में बेच रहा है, तो एक साथ ये एक ही व्यक्ति तीनों कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में भी काम कर रहा, द्वितीय क्षेत्र में भी काम कर रहा और तृतीय क्षेत्र में भी कार्य